हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 001 यानी आपके फर्स्ट साइकोलॉजी की फर्स्ट पेपर की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं। आपके ब्लॉक 4 की फोर्थ यूनिट चल रही है और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फोर्थ यूनिट काफी लंबी है तो हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट आप कवर कर चुके हैं 40th वीडियो में। आज का वीडियो 41 वीडियो है और इसके बाद 42 वीडियो होगा, 42 नंबर होगा वीडियो का, जिसमें हम पेपर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब टोटल 42 वीडियोस में आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते तो आप आ ही रहे हैं शुरुआत से। आइए आज का जो हमारे टॉपिक हैं उसमें हम 4.7, 4.8 और 4.9 को पढ़ेंगे। 4.9 जो टॉपिक है वो ब्लॉक्स हैं, इमोशनल ब्लॉक्स, परसेप्चुअल ब्लॉक्स। लॉन्ग में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में वही 2 पोर्शन मेजर हैं। वैसे भी ये जो भी हम पढ़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अभी तक कुछ खास पूछे नहीं गए हैं, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं पूछे गए हैं। जब 4.7 की मैं बात करूं तो इसको हम बहुत ही फास्ट करेंगे। 3 मिनट के अंदर मेरी कोशिश है दोनों टॉपिक को कवर करने की, क्योंकि ज्यादा टाइम हमें आज का अपने ब्लॉक्स में देना है। और वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने इजी नोट्स में भी देखा होगा, मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया है कि वो टॉपिक बहुत पूछा जाता है लॉन्ग में। तो बिना किसी डिले के चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम टीम या ग्रुप में सॉल्व हो रही होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं यहाँ बुक से हटा के आपको आपकी तरफ लेकर आऊं और आपसे क्वेश्चन पूछूं या आप खुद से क्वेश्चन पूछें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आप निकाल देंगे कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कौन कौन सी वो डिफिकल्टीज होती है जो आती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि जब किसी भी ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस होता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे माइंडसेट्स होने की वजह से, अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाने की वजह से प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। वैसे भी हम इस वाली जो आपकी यूनिट है इसमें हम यही सब पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी वो बाधाएं होती हैं, कौन कौन से वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो किसी पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड में, प्रोसेस में हमें देखने को मिलते हैं तरह तरह से। चाहे वो पर्सन के अपने इंडिविजुअल ट्रेट्स की वजह से हो रहे हो, चाहे वो प्रॉब्लम में खुद कोई ऐसे इश्यूज हो उसकी वजह से हो रहे हो। पर अब हम बात करेंगे कि टीम और स्मॉल ग्रुप में वो चीजें कैसे दिखती हैं। सबसे पहले हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें कमी हो। किसके स्ट्रक्चर में? देयर इज नो स्ट्रक्चर, ग्रुप मेंबर्स लुक फोकस एंड डायरेक्शन। जब जो ग्रुप है उसके जो लोग हैं वो ऐसे ऐसे माइंडसेट के हैं जो एक साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाह रहे, उनके माइंडसेट डिफरेंट है, उनके फोकस डिफरेंट है। तो ऐसे में स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है। कम्युनिकेशन पुअर होना ये भी हो सकता है अगर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं है, कोहेसिवनेस की कमी है या थॉट्स इतने ज्यादा वेरी करते हैं। तो अगर आप ऐसे ग्रुप को प्रॉब्लम पकड़ा देंगे तो उस प्रॉब्लम में से नई 4 प्रॉब्लम और क्रिएट करके आपके आगे रख देंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पुअर कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इशू। कम्युनिकेशन होना ही नहीं, ना ही हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार हम वर्चुअल ग्रुप बना देते हैं, डिस्टेंस पे ग्रुप बना देते हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते। जैसे कि एक रीसेंट एग्जांपल है मेरे पास में। एक स्टूडेंट को एक एक्टिविटी दी गई जिसमें उनको ऑनलाइन एक एक्टिविटी दी गई जिसमें 4 बच्चों को मिलके एक एक्टिविटी पे वर्क करना था। जब उनकी क्लास ली गई तो उन चारों में से किसी ने कोई वर्क नहीं परफॉर्म किया और बार-बार उनका ये कहना था कि एक-दूसरे से बात नहीं हो पा रही थी, कोई किसी के पास टाइम नहीं हो पा रहा था, कोई मिल नहीं पा रहा था, मतलब अपनी-अपनी वजह देते रहे और उस उन्होंने काम नहीं किया। मगर मेजर जो इश्यू था वो कम्युनिकेशन ना होने पाने का था। एटीट्यूड नेगेटिव होना, जब किसी का एटीट्यूड ही नेगेटिव होगा ग्रुप में ज्यादातर लोगों का या ज्यादा मेंबर्स का, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस में भी वो चीजें अफेक्ट करेंगी। कोई एजेंडा या गोल ना होना कि आप कर लो, तुम कर लो, एक दूसरे पर चीजों को टालते जाना, इस तरीके की वजह से भी, जिसको हम बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं सोशल साइकोलॉजी में, इसकी वजह से भी हो सकता है। पार्टिसिपेशन में कमी होना, अगेन बायस्टैंडर इफेक्ट यहाँ भी वर्क करता है कि पार्टिसिपेशन में लग रहा है कि वो कर लेगा तो मैं क्यों करूं। इसी को तो बायस्टैंडर इफेक्ट बोलते हैं। बाय स्टैंडर मतलब जो दूसरा हमारे साथ खड़ा है वही सब कुछ कर ले, हम कुछ ना करें। तो ऐसे वजह से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को इमोशन, लर्निंग स्टाइल्स, जेंडर, कॉग्निटिव बैरियर्स, कई बार जेंडर रोल्स भी होते हैं। जैसे एक ग्रुप में अगर 4 मेल हैं और एक फीमेल है तो वो फीमेल सोचेगी मैं तो माइनर में हूँ, यही लोग मिलके कर लेंगे, मैं क्यों करूँ, तो अपना पार्टिसिपेशन उनका कम हो जाएगा। ये सिमिलर ऑपोजिट भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो किसी प्रॉब्लम ग्रुप में हम देखने को मिलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में एक टाइप के इम्पेडिमेंट डालते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिटिकल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इम्पेडिमेंट्स, इनका क्या रिलेशनशिप है? क्रिटिकल थिंकिंग में 3 स्टेप्स होते हैं: बिकमिंग अवेयर दैट असम्पशन एग्जिस्ट, मेकिंग असम्पशन एक्सप्लिसिट, असेसिंग देयर एक्यूरेसी। कोई भी जो हमने थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व किया है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसमें हम ये देखते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वहां पे 3 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं कि जो भी असम्पशन हम बना रहे हैं वो उससे हम कितने अवेयर हैं, मतलब कितना उसको लेकर हम एक्टिव हैं। मेकिंग assumptions explicit, फिर हम उसको कितने एग्जीक्यूशन में ला पाते हैं।
असेसिंग देयर एक्यूरेसी, और वो कितने एक्यूरेट हैं ये चीज हम सोचते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मिसकंसेप्शंस भी है। इट इज होली नेगेटिव प्रोसेस, इट टीयर्स डाउन आइडियाज एंड पुट्स नथिंग इन देयर प्लेस, इट विल लीड टू रियलिस्टिक फ्रीज, द इनेबिलिटी टू मेक कमिटमेंट, इट सीम्स टू इन्वॉल्व ट्रोमैटिक चेंजेस। ये कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जो लोग सोचते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिगार्ड में अगर हम देखें तो और भी चीजें होती है कि इरेलेवेंट रीजन, पर्सन्स कैरेक्टर अटैच टू क्रेडिट आर्गियर अदर देन आर्ग्यूमेंट, जनरलाइजेशन, ये कुछ वो थॉट्स हैं जो भी किसी भी कॉग्निटिव थॉट को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, कुछ बड़ी बात भी नहीं है। आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे, पर वो भी देखने जरूरी थे। जैसे मैंने कहा था कि मैं 3 मिनट में कवर करूंगी, शायद हो गए होंगे। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से वो बैरियर्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी एक बैरियर आपके एग्जाम में आ सकता है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग एंड फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी में हो सकता है कोई भी एक टाइप का ब्लॉक आपसे पूछ लिया जाए कि वो व्हाट इज परसेप्चुअल ब्लॉक टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, एक्सप्लेन परसेप्चुअल ब्लॉक एंड कॉग्निटिव ब्लॉक, मतलब कोई दो ब्लॉक मिक्स कर सकते हैं। और लॉन्ग में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई ब्लॉक वर्ड यूज ही नहीं करेंगे। तो आपको पता होगा कि ब्लॉक्स के बारे में लिखना है, यहाँ बच्चे फंसते हैं थोड़ा सा। और दूसरा, आपसे कह सकते हैं कि मेंशन एनी 3 ब्लॉक्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, 4 ब्लॉक्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल ब्लॉक, कॉग्निटिव ब्लॉक, तो आपको तब एक एक करके सब लिखने होते हैं। तो कई सारे ब्लॉक्स हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। और आसान है बहुत, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है। मतलब मैं काफी फास्ट वीडियो कवर कर लूंगी आज का, क्योंकि ब्लॉक्स जो हैं वो आपको ये समझना है कि वो ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या है। ब्लॉक का मतलब है कि वो चीज जो ब्लॉकिंग करती है उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। परसेप्शन से रिलेटेड वो ब्लॉक्स परसेप्चुअल ब्लॉक हो जाएंगे, इमोशन से रिलेटेड वो ब्लॉक इमोशनल ब्लॉक्स हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, ज्यादा और अच्छे समझ में आएगा आपको। परसेप्चुअल ब्लॉक कब अराइज होते हैं, कब एग्जिस्ट करते हैं? जब हम वी आर अनेबल टू क्लियरली परसीव अ प्रॉब्लम और द इंफॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व इट इफेक्टिवली। अभी तक इन बातों को बहुत समरी में पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में। भले ही ब्लॉक नाम से नहीं था, लेकिन आपने ये जाना कि वो कौन कौन से इंपेडिमेंट्स हैं जो ट्रबल क्रिएट करते हैं या ऑब्स्टिकल की तरह वर्क करते हैं, चाहे वो किसी के ट्रेट हो या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज हो। लेकिन यहाँ पे आप जो देखेंगे वो आपको किसी ह्यूमन से एसोसिएटेड नजर आएंगे, क्योंकि परसेप्शन कौन करेगा प्रॉब्लम का? ह्यूमन ही तो करेगा, प्रॉब्लम खुद थोड़ी अपने आप को परसीव करेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परसेप्चुअल ब्लॉक तब क्रिएट हो जाते हैं जब हमारे परसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब हमने सिचुएशन को सही परसीव ही नहीं करा। अब उसमें क्या क्या चीज हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं परसेप्चुअल ब्लॉक में? सीइंग ओनली व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी, किसी भी चीज में जो सब कुछ हमें सामने से नजर आता है सिर्फ उतना नहीं होता, ये हर चीज में अप्लाई होता है। और साइकोलॉजी वाले जो लोग होते हैं ना, वो तो देखना ही दूसरी साइड से शुरू करते हैं किसी भी चीज को। मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं तो खुद भी उस फील्ड में हूँ, तो शायद इसलिए भी ऐसा वो होता है, या मैं अपने बारे में ऐसा बोल सकती हूँ। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि लोग जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग हमेशा दूसरा एस्पेक्ट भी साथ में देखते हैं, या फिर देखना भी वहीं से शुरू करते हैं। एक सिंपलर चीज जो नजर आती है हमेशा वो नहीं होती। तो लेकिन प्रॉब्लम परसेप्शन से रिलेटेड तब भी हो सकती है। हर कोई तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहा है, तो वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो वो केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर चीजों को देख रहा है, गहराई में चीजों को ना देख पाना। जो हम कह रहे हैं ना कि हम देखना ही दूसरी साइड से शुरू करते हैं, वो दूसरी साइड का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई प्रो हो गए हैं कि हम किसी चीज को बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से देख रहे हैं। नहीं, सिचुएशन की डेप्थ में जाना, जितना हम चीजों में डीपर जाएंगे उतनी लेयर्स हमें नजर आएंगी। उन लेयर्स को समझना जरूरी है कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम मिस आउट कर रहे हैं, जो ऊपर से हमें नहीं दिख रहा है। तो जब हम उतना ही देखते हैं जितना हमें लग रहा है कि हम देख सकते हैं, या ऊपरी तौर पर हम देखते हैं, तो ये एक परसेप्चुअल ब्लॉक का काम करता है। ओके, ट्रू नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर बिकॉज वी एक्सक्लूड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और इंक्लूड इन्फॉर्मेशन सिंपली बिकॉज वी अज्यूम इट इज देयर। हमें दिख रहा है कि ऐसा है तो ये ऐसा ही है, बस बात खत्म। जब उतना ही सोचते हैं तो ये एक प्रॉब्लम परसेप्चुअल ब्लॉक में दिखती है। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है आप ऑलरेडी जानते हैं, कि जब हम किसी भी सिचुएशन को वैसा मान लेते हैं कि जैसे उसके बारे में एक थॉट बनाया जाता है, तो उसे स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं कि ऐसा ही होता है। जैसे अक्सर हमने सुना है कि गर्ल्स जो है वो मैथ्स में वीक होती हैं, ऐसा एक स्टीरियोटाइप है। अगेन ये ट्रू नहीं है, स्टीरियोटाइप है। तो जब हमने उस टॉपिक पर उस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और इस स्टीरियोटाइप को माइंड में लेकर चल रहे हैं, तो फिर हमारा यहाँ पे बायस क्रिएट हो जाएगा सिचुएशन में। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए एक टीचर है जो ये बिलीव करते हैं कि गर्ल्स आर नॉट वेरी गुड एट मैथ्स, दे आर नॉट वेरी गुड एट कैलकुलेशंस, तो अब जब वो एक लड़की को समझाना शुरू करेंगे मैथमेटिकल सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, तो क्या होगा उनके माइंड में? अगर ये स्टीरियोटाइपिंग फिक्स है तो उसी हिसाब से वो काम करेंगे।
वो सोचेंगे तो समझ में आएगा ही नहीं, ज़्यादा क्या मेहनत करनी है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हर कोई करता भी नहीं है, पर ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं ना, तो स्टीरियोटाइपिंग भी इस तरीके से हो सकती है। नॉट रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही ना कर पाना, प्रॉब्लम्स गो अननोटिस्ड अंटिल द इफेक्ट्स हैव बिकम सीवियर एंड इमरजेंसी एक्शन इज रिक्वायर्ड। कई लोग आपने देखे होंगे जो बड़ा ही चिल पिल रहते हैं, उनको टेंशन ही नहीं है कि कोई सिचुएशन हो रही है, तो सिचुएशन को इनिशियल स्टेज पे नहीं पहचान पाते, और जब तक वो डिजास्टर बन के उनके आगे नहीं आ जाती, तब तक क्या होता है, वो आराम से बैठे रहते हैं मस्त मूड में। तो ये एक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, परसेप्शन ब्लॉक कैसे है कि हमने उसको सही से परसीव ही नहीं किया, हमने उसको माइंड से जाने दिया, चाहे उसे इग्नोर किया, चाहे जो भी किया, पर वो हमने किया, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम बन जाती है। नॉट सीइंग द प्रॉब्लम इन पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम किस पर्सपेक्टिव में देखी जानी चाहिए वैसा ना देखना, है ना, मतलब उसके क्या रेफरेंस हो सकते हैं, उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, उसका परसेप्शन हमारे माइंड में सही से ना बन पाना। Sometimes people fail to recognize how different parts of the problem are related, यानी कि उस प्रॉब्लम के जो सब पार्ट्स हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है वो ना समझ पाना, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। मिस्टेकिंग कॉज एंड इफेक्ट, किसी सिचुएशन का कॉज, मतलब किसी भी बात के जो कॉज है और जो उसका जो इफेक्ट है उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप ना समझ पाना, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, वो भी हमारे परसेप्शन की पुअर सिचुएशन को दिखाता है। ये सब चीज़ों को आप और पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर मैंने क्विकली समझा दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं इमोशनल ब्लॉक से। इमोशनल ब्लॉक्स बहुत पूछे जाते हैं, अलग से पूछ ले जाते हैं सेक्शन बी में, वैसे तो मैंने अभी बता दिया आपको, मैं रिपीट नहीं करती हूँ ये बात। आ जाते हैं इमोशनल ब्लॉक्स पे। इमोशनल ब्लॉक्स क्या-क्या होते हैं? ये तब क्रिएट होते हैं, तब एग्जिस्ट करते हैं व्हेन वी परसीव अ थ्रेट टू आवर इमोशनल नीड्स। यहाँ पे भी परसेप्शन का इश्यू है, लेकिन किस सेंस में है कि हमारी इमोशनल नीड्स जब फुलफिल नहीं हो पाती हैं, या फिर हम अपनी इमोशनल नीड्स के टुवर्ड्स कोई थ्रेट महसूस करते हैं, तब हम इमोशनल ब्लॉक्स को से सफर कर रहे होते हैं। दीज नीड्स डिफर इन टाइप एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर कोई इंसान जो होता है बहुत मेंटली स्ट्रांग होता है, बहुत इमोशनली स्ट्रांग होता है, और कोई बहुत इमोशनली वीक होता है, तो हर पर्सन के लिए इमोशनल ब्लॉक्स अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ओके, अब इमोशनल ब्लॉक में क्या क्या चीजें आती हैं? फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और लुकिंग फूलिश, बहुत कॉमन चीज है। मैं एक बात मानती हूँ कि जो पर्सन सिली से सिली क्वेश्चन पूछने की योग्यता रखता है ना, मतलब लिटरली कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है जब किसी टॉपिक पर, और वो उस चीज का फियर नहीं रखता है, तो सामने वाला उसे बहुत अच्छे से आंसर कर पाता है। वो ये समझ जाता है कि जो मैं इसे समझाऊंगा वो इसकी बात समझ में आएगी। तो क्वेश्चन पूछना एक बहुत ही कहना चाहिए एक स्किल है, क्वेश्चन पूछना। और क्वेश्चन को पूछने में ये ना सोचना कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, हम सब कुछ पूछ सकते हैं, हम किसी भी टॉपिक पर प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते, हर टॉपिक पर प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते, ऐसा कहना चाहिए, किसी पे भी गलत हो गया थोड़ा। तो हम हर चीज पर प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं। आपको लगता है कि जो पर्सन किसी एक फील्ड में बहुत एक्सेल कर रहा होता है, वो किसी उसका भी कोई वीक पॉइंट होता है, उसे भी किसी चीज पे शर्म आती है चीज़ों को पूछने में, वो घबराहट हो सकती है, लेकिन ये हो सकता है वो अपने सब्जेक्ट में कितनी भी मास्टरी रखें, दूसरे सब्जेक्ट में वो लैग कर सकते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टॉपिक पर, वहां पर हमें क्या हो जाना है, हमें सामने वाले के सामने जीरो हो जाना है। हम नहीं जानते, अब आप अगर हम जानते ही होते तो हम आपसे पूछते क्यों? तो इसीलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी मिस्टेक्स करने से नहीं डरना है, और फूलिश दिखने से नहीं डरना है, क्वेश्चन पूछने से नहीं डरना है। लोग फूलिश दिखने के सेंस में क्वेश्चन नहीं पूछते कई बार, या फिर किसी मिस्टेक को करने से डरते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि इंटेंशनली कोई कुएं में कूद जाए, ऐसा भी नहीं है। मिस्टेक से डरने का मतलब ये है कि रिस्क लेना, रिस्क टेकिंग एक बिहेवियर होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चले, हम क्यों टेंशन लेनी है, जो है बहुत बढ़िया है। तो उससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर सोचेंगे तो हम चीजें कर सकते हैं। और ये भी होता है कि कोई हम पे हंसेगा, हमारा मजाक बनाएगा, ये चीजें स्टूडेंट लाइफ में बहुत देखने को मिलती है, लेकिन वो लोग भी धीरे धीरे टाइम के साथ उसको रिकवर कर लेते हैं। तो ये एक इमोशनल ब्लॉक हो जाता है जब हम बात करते हैं। इम्पेशेंट होना, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट, पेशेंस से बिल्कुल बाहर निकल जाना भी प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी बेसब्री दिखा देना या इतना ओवर हाइपर हो जाना एक्साइटमेंट में कि चीजों को बैलेंस ना कर पाना एक इमोशनल ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा एक बैलेंस बहुत जरूरी है इमोशनल लेवल पर। जब आप बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक में बात कर रहे थे, और यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में चले जाए, दोनों ही चीजें जो कि नॉर्मल से अवे होंगी वो हमें अब नॉर्मल दिखाएंगी। तो हमें अब नॉर्मल ना दिखे, हम उसके लिए हमें उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो पेशेंस को हमें मेंटेन करना है। एंग्जाइटी को अवॉइड करना, ये भी एक कॉमन ब्लॉक है। Some of us are more susceptible to anxiety and also find it more unpleasant than others. Many factors can cause anxiety, including high risk, disorder, and ambiguity, long term stress, and fear for our security. The effect on problem solving includes avoiding risk, indecision in situations which are not black and white, excessive reliance on others' judgment. तो एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरों का जजमेंट ले लेते हैं, दूसरों का ओपिनियन ले लेते हैं,
या फिर अपना जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है उसको आगे नहीं आने देते। इसकी वजह से भी इमोशनल ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। रिस्क टेकिंग बिहेवियर का फियर के बारे में हमने बात ही कर ली है, इसको फिर रिपीट नहीं करते हैं, थोड़ा फास्ट चल पाएंगे। आप इसको रीड कर सकते हैं, मुझे यहीं पर ऐसे बिल्कुल रोक के आप पढ़ सकते हैं। नीड फॉर ऑर्डर, दिस इज रिलेटेड टू अवॉइडिंग एंग्जाइटी, इट कैन लीड टू एन इनएबिलिटी टू कोप with the frustration of situation which are not clear cut or where ambiguities exist। मतलब जहां पे हमें लगता है कि एंजाइटी को हमें अवॉइड करना है, वहां पर हम एक इनेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कोप करने की, तो ये भी हमारे लिए एक इमोशनल ब्लॉक बन जाता है। लैक ऑफ चैलेंज, दिस may arise when the problem is routine or the benefit losses are not significant to us। कई बार हम चैलेंजेस ना लेने की टेंडेंसी को भी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि हम तो सिंपल तरीके से ही चलेंगे, तो वो भी एक इमोशनल ब्लॉक का काम करता है। आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स की तरफ। अब इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स में वो सारी चीजें होंगी जो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पर चीजें होती हैं उनसे एसोसिएटेड होंगी। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, पहले देखते हैं कब अराइज होती हैं। व्हेन वी डोंट हैव द नेसेसरी थिंकिंग स्किल्स टू फाइंड अ सक्सेसफुल सॉल्यूशन। मतलब बहुत सारे लोगों की जो सोचने की, समझने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। मतलब वो ठीक ठाक जैसा पता चला उसी हिसाब से चल लेते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच पाते, कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाते, या कुछ उनके जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो बहुत हाई नहीं होती, बहुत एवरेज होती है। तो ऐसे लोगों के साथ में इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स भी क्रिएट हो जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। लैक ऑफ नॉलेज और स्किल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, सबसे पहले तो यही हो गया कि नॉलेज की कमी होना। जिसने किसी चीज के बारे में नॉलेज ही गैदर नहीं करी है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएगी आएगी। और उससे एसोसिएटेड जो स्किल्स हैं उनमें भी कमी होना, ये काफी कॉमन ब्लॉक है। उसके बाद लैक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जिन लोगों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग की कमी होती है, सब तो क्रिएटिव होते नहीं हैं, लोग एवरेज भी होते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम बन के नजर आती है। इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग, किसी किसी की थिंकिंग ऐसी होती है कि अभी कुछ सोचा फिर कुछ और सोचा। मतलब क्रिटिकल सोचने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्रिएटिव सोचने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है, तो इस वजह से उनकी इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। नॉट बीइंग मेथोडिकल, मतलब प्रोसेस से ना चलना, ऐसा चलना, सिस्टम में ना चलना, चीजों को आगे पीछे करके चलना, ये लगा तो ये कर लिया, वो लगा तो वो कर लिया। ये सब कहाँ से दिखा रहा है, इंसान के थिंकिंग लेवल को दिखा रहा है कि वो ये सोच नहीं पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे चीजों को कैसे सिस्टम में लेके चलना है, तो ये भी एक ब्लॉक हो जाता है। लैक ऑफ नॉलेज और स्किल इन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम, ये लैंग्वेज को लेके इन्होंने देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमसे कुछ स्पेसिफिक भी डिमांड कर सकती है, तो उस प्रॉब्लम को उस लैंग्वेज में हम अगर नहीं तरीके से चल रहे हैं तो भी एक ब्लॉक का काम करता है, क्योंकि लैंग्वेज भी हमारे कॉग्निटिव से जुड़ा है। आपने लैंग्वेज और कॉग्निशन वाले ब्लॉक में ये पूरा ढंग से पढ़ा है, आपको पता है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड ही एक एक्शन होता है, तो लैंग्वेज का भी यहाँ पे यूज हम कर रहे हैं। यूजिंग इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, यानी आधा ज्ञान लेके सीधे सवारी करके निकल जाना, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। अधूरे ज्ञान से जो होता है हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। आते हैं एक्सप्रेसिव ब्लॉक की तरफ। एक्सप्रेसिव में वो ब्लॉक्स आएंगे जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम किसी भी बात को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। फिर उसमें इमोशंस भी जुड़े होते हैं, हमारे कॉग्निशन भी जुड़े होते हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट क्या है, कम्युनिकेशन। तो एक्सप्रेसिव ब्लॉक्स अराइज व्हेन वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट इन द वे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव सोल्यूशन, यानी अपने आइडियाज को अच्छे से इफेक्ट एक्सप्रेसिव नहीं कर पाते हम। तो एक्सप्रेसिव ब्लॉक एग्जिस्ट व्हेन वी डू नॉट हैव द नॉलेज और स्किल्स नेसेसरी टू कम्युनिकेट और रिकॉर्ड आइडियाज। भी मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, आपको नॉलेज की जरूरत है, तो वो कॉग्निटिव भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इमोशंस भी आ जाएंगे, आप कितना अच्छे से बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपने देखा है ना, जो आप न्यूज एंकर्स को देखते हैं, वो बात करते हैं, उनके पॉजेज, उनका नोटेशन, उनकी बात कहने का तरीका आपको बांधे रखता है। या फिर एंकर्स जो होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, जिससे पूरा जो क्राउड है वो सिमटा रहे, वो जुड़ा रहे एंकर से, या उस पूरी सिचुएशन से जुड़ा रहे। लेकिन अगर कोई बात बहुत नॉर्मल तरीके से कह रहा है तो आपको क्या है, यॉर्निंग आने लगेगी, या बोर होने लगेंगे। तो कोई भी पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन भी इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो जुड़ा रहे, उसके लिए इमोशनल, कॉग्निटिव और सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं। रॉन्ग लैंग्वेज को यूज करना, मान लीजिए आप उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, आप उड़िया में बात कर रहे हैं, लेकिन आप आ गए हैं नॉर्थ इंडिया में, है ना, तो आप वहां पे उड़िया में बात कर रहे हैं, कोई भी आपकी बात सुनना चाहेगा नहीं, आपको वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, इंग्लिश, जो कि सबको समझ में आ सके। तो रॉन्ग लैंग्वेज का यूज करना भी हमारा जो है यहाँ पे एक्सप्रेसिव ब्लॉक में आता है, कि हमने अपनी बात को कम्युनिकेशन के लिए कौन सा माध्यम चुना, किस मीडियम के थ्रू हम अपनी बात को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक्सप्रेसिव में आ जाता है। अनफेमिलियरिटी विद अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज, कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसको अब एप्लीकेशन उसका सही से नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। कि मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल इज द डिफिकल्टी मेनी पीपल हैविंग मेकिंग अ स्पीच इवन दो दे कैन राइट देयर आइडियाज इफेक्टिवली ऑन पेपर, पर बात को सही तरीके से ना कह पाना।
इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन, बात को अधूरा छोड़ देना, बीच में छोड़ देना या उसका एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं करना, ये भी एक समस्या होती है जिससे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे और उसमें अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो एक डिफिकल्टी क्रिएट करेगा ही करेगा। पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल, a situation where we are reluctant to or find it difficult to exert influence may prevent us communicating our ideas effectively. This is particularly important when people need to be convinced of the validity of ideas. जब हमारा इस तरीके का पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल होगा, हम जिस बात को समझाना चाह रहे हैं अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, लेकिन हमारा स्टाइल इतना पैसिव है कि हम उस बात को सही से डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को जोड़ भी नहीं पा रहे हैं खुद से, तो वो हमारा पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल कहलाता है। डोमिनेंट मैनेजमेंट स्टाइल, इतना डोमिनेंट कर लेना कि जो हम कह रहे हैं बस वही सही है, दूसरे के बात को, थॉट को उसमें ऐड ना करना, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते हैं एनवायरमेंटल ब्लॉक्स की तरफ। एनवायरमेंटल ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनमें भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट स्टाइल आते हैं, लेकिन ये कब क्रिएट होते हैं? बाय एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स इन द सोशल और फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करने वाली है, सोशल एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं वो हमारे एनवायरमेंट में आएंगे। ओके, सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट स्टाइल, द वे इन विच वी आर मैनेज कैन इन्फ्लुएंस बोथ आवर एटीट्यूड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द फ्रीडम टू हैव टू क्रिएट द इम्प्लीमेंट आइडियाज। कोई भी ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल हम जो यूज कर रहे हैं जिससे हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं हो रहा है, जो काम हम करना चाह रहे हैं वो बेटर नहीं हो रहा है, तो वो मैनेजमेंट स्टाइल परफेक्ट नहीं है। तो ऐसे में वो एक एनवायरमेंटल ब्लॉक बन जाता है। मैनेजमेंट स्टाइल को इतना फैंसी तरीके से समझने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी बात ये है कि किसी भी काम को करने में जो आइडिया हम लगाते हैं, जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि इस तरीके से काम करेंगे, स्टाइल ऑफ वर्किंग, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो फिर काम हमारा अच्छे से नहीं होगा, है ना। डिस्ट्रैक्शन, कई बार कोई एक्सेसिव नॉइसेस, इंटरप्शंस, ऐसी कोई भी चीज आ सकती है जो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में इम्पैक्ट डाल रही है, राइट। तो वो एक आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली सिचुएशन होगी, एनवायरमेंटल ब्लॉक हो जाएगा। फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आप किसी काम को करना चाह रहे हैं, पूरा रात भर बैठ के काम करना है, लेकिन आप जिस पोस्चर में बैठे हैं वो आपके लिए फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, आपकी कोई फिजिकल इश्यू भी हो सकता है। किसी भी तरीके की सपोर्ट में कमी होना, कभी कभी हम कुछ ऐसे सिचुएशन में टैकल कर रहे होते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें सपोर्ट ना करके और मेंटल ट्रॉमा देके चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या है, हम लैक ऑफ सपोर्ट से सफर कर रहे हैं, तो एक हमारे लिए ये एक एनवायरमेंटल ब्लॉक हो गया। स्ट्रेस तो हमेशा से ही होता है, स्ट्रेस को तो खुद ही साथ में चला आता है प्रॉब्लम के। अगर प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है तो प्रॉब्लम की वजह से ही हमें स्ट्रेस इतना ज्यादा हो सकता है, या फिर और भी कोई स्ट्रेस हो सकता है जो उसके साथ साथ चल रहा है, तो इस केस में स्ट्रेस एक एनवायरमेंटल ब्लॉक हो जाता है। कम्युनिकेशन की कमी होना एनवायरमेंटल में क्यों आ रहा है ये? क्योंकि जब हम कई बार प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कुछ लोग हमें एनकरेज नहीं करते या हमसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, तो ऐसे केस में ये एक ऑब्स्टिकल बनता है। मोनोटोनस वर्क, कई बार काम खुद इतना बोरिंग होता है कि उसे करने में ही इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, तो ऐसे में वो वर्क जो है वो खुद ही अपने आप में एक एनवायरमेंटल ब्लॉक हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर, कई बार लोग हमारे अंदर इतनी एक्सपेक्टेशंस हमसे सेट कर लेते हैं कि ये तो ऐसा करेगा, वो चीज प्रेशर की तरह हमारे साथ वर्क कर सकती है, तो वो एक ब्लॉक बन जाता है। आते हैं कल्चरल ब्लॉक की तरफ। आप सोच रहे होंगे ब्लॉक्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया, इसीलिए ये खत्म हो ना हो आप समझते रहिए, आसान है। आप देख रहे होंगे कि प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स चल रहे हैं सबके। अच्छा, कल्चरल ब्लॉक रिजल्ट फ्रॉम आवर कंडीशन टू एक्सेप्ट व्हाट इज एक्सेप्टेड और नॉर्मल इन अ गिवन सिचुएशन। कल्चरल ब्लॉक वो ही होते हैं जो हम अपने सोसाइटी में, अपने आसपास या हमारे माइंडसेट में भी कल्चरल ब्लॉक हो सकते हैं। कैसे? जैसे हम एक कल्चर को बिलोंग करते हैं और हम मानते हैं कि हमारे कल्चर में ये सही है और ये गलत है, तो जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमें उस अपने सही से हटके कुछ करना होगा, तो हमारा खुद का माइंड हमें अलाउ नहीं करेगा उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। हमें लगेगा यार हम ये कैसे करें, ये चीज तो सही नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में वो ब्लॉक बना हुआ है, कल्चरल ब्लॉक। तो कल्चरल ब्लॉक माइंड में भी हो सकता है, हमारे आसपास भी हो सकता है, हमारे सोशल वर्ल्ड में तो ऑफकोर्स होता ही है। क्या क्या चीजें आती हैं उसके अंदर? ओके, क्या क्या चीजें आती हैं? अनक्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टेटस क्यो, देयर इज अ टेंडेंसी टू कंफर्म टू एस्टैब्लिश्ड आइडियाज, मतलब जो चीजें चली आ रही हैं वैसा ही करना, उनसे अलग हटके सोचने की हम कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा कुछ जिस चीज पे क्वेश्चन उठ सकता है, अरे तुमने ऐसा, तुमने सोचा क्यों ऐसा? अब ये इसलिए होता है कि लोगों को लगता है कि अगर मैंने इसे ट्राई किया और मैं फेल हो गया तो, अगर मैं सक्सेसफुली नहीं कर पाया तो फिर मुझसे सवाल पूछा जाएगा तुम्हें जरूरत क्या थी ये करने की। हर इंसान ऐसा करता है, सर के साथ होता भी है। तो इस वजह से वो उन चीजों को कंफर्म कर लेता है कि जो भी चीजें चल रही वैसी सही है, उसी हम सिस्टम पर चलेंगे तो बेटर है। डिसलाइक ऑफ चेंज, लोग चेंज को डिसलाइक भी करते हैं, लोग नहीं करना चाहते, मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूंगा, ये वाला एटीट्यूड जो लोगों का होता है, तो वो चेंज को डिसलाइक करने की वजह से कोई नया ट्राई नहीं कर पाते।
फैंटेसी एंड ह्यूमर आर नॉट प्रोडक्टिव। मतलब होता क्या है कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, बहुत सीरियस सिचुएशन में होते हैं, तो फैंटेसी को या फिर ह्यूमर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। या फिर ऐसे भी देखिए कि अगर कोई बहुत ही ह्यूमरस बात है, कोई बहुत ही फनी बात है और उसमें कोई बहुत ही सीरियस पंच लाइन आप दे देंगे, तो वो क्या होगा, एक अनरिलेटेड लिंक बना देगा दोनों के बीच में, राइट? तो इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है। फीलिंग, ओके, आई एम सो सॉरी, काफी तेज दौड़ दी मैं। फीलिंग, इंट्यूशन एंड सब्जेक्टिव जजमेंट आर अनरिलायबल. There is a strong bias towards reason, logic, and quantitative judgment because they can be measured and communicated in accurate terms. Feeling, intuitions, and subjective judgments, which cannot be measured as communicated as effectively, as seen as unreliable and mistrusted. जो भी हमारे feeling, intuitions और subjective judgments होते हैं, उनको काफी ज्यादा रिलाय नहीं किया जाता है कि हमने किसी चीज को लेके जो परसेप्शन क्रिएट किया, हमने जो फीलिंग क्रिएट करी, हमारी जो फीलिंग है, जो इंट्यूशन है उसके बारे में, तो वहां पर क्या होता है, ये चीजें बहुत अनएक्सेप्टेड होती हैं। कंपटीशन या कोऑपरेशन पर ओवर एम्फेसिस करना, लोग कॉम्पीट करने में या फिर एक दूसरे को कोऑपरेट करने में भी कई बार ओवर एम्फेसिस कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार कल्चरल ब्लॉक्स भी क्रिएट हो जाते हैं। कैसे क्रिएट हो जाते हैं? इन अ स्ट्रांगली कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट वी मे अवॉइड एक्सप्रेसिंग न्यू आइडियाज बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जैसी बात कर रहे हैं, तो वहां से अलग हट के बात करने का कोई सोचता नहीं है, तो ये कल्चरल ब्लॉक यहाँ पे वर्क कर जाता है। बहुत सारे टैबूज भी हैं हमारी सोसाइटी में। टैबूज के बारे में तो अभी हमने बात की थी, स्पेसिफिकली नाम लेके नहीं की थी, लेकिन यही चीज है कि कई बार बहुत सारी चीजें जो है वो हमें लगता है कि ऐसा करना बैन है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, और उस सिचुएशन से अलग हटकर हम नहीं सोच पाते कि चलो हम गलत की बात भी नहीं कर रहे हैं, पर हम कुछ अलग तो कर सकते हैं। गलत और अलग में फर्क होता है। तो जो लोग गलत और अलग के फर्क को नहीं समझ पाते, वो टैबूज को ब्रेक नहीं कर पाते, और कुछ चीजें लिटरली टैबूज की तरह बहुत ज्यादा वर्क करती हैं और माइंड में वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सब ब्लॉक्स यहाँ पे ओवर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ और भी बैरियर्स बचे हैं, चलिए इसे कवर कर लेते हैं, फटाफट से कवर कर लेते हैं। हाँ, 2-4 ही हैं। कुछ लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं, लोगों के सीखने का तरीके भी इतने डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। फिर कॉग्निटिव बैरियर्स तो है ही, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेजर करने में या कुछ भी ऐसा एक्शन परफॉर्म करने में जहाँ पे हमारे कॉग्निटिव एक्शंस की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी बैरियर्स बन सकते हैं, राइट? फिर है लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्ट्रक्चर, लैक ऑफ ट्रांसफर स्किल्स बिटवीन प्रॉब्लम्स इज अ सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव डिफिकल्टी नॉट ओनली फॉर इनएक्सपीरियंस प्रॉब्लम सॉल्वर बट आल्सो फॉर एक्सपर्ट्स। कई बार प्रॉब्लम्स के अंदर की जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स के बीच का इंटरकनेक्शन है, वो समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव बैरियर अराइज हो जाता है। या फिर ट्रांसफर स्किल्स, जो किस सिचुएशन दो प्रॉब्लम्स के बीच में या दो से ज्यादा प्रॉब्लम्स के बीच में कैसे हमें सिचुएशंस में ट्रांसफर करना है, मूवमेंट करना है या कनेक्शन बनाना है, ये चीजें ना समझ पाने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज दैट एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा और खत्म भी होगा, और हमारा फाइनल वीडियो होगा 42 वीडियो। तो अब हम ऑलमोस्ट एंड पर ही हैं। चलिए इस वीडियो को फिलहाल क्विकली अब ओवर कर लेते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।